आज हम लोग बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में, जो कि 1958 में इंडिपेंडेंट इंडिया में लेके आया गया था। लेकिन हिस्ट्री में देखें तो 1942 में ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए इसको यूज़ किए थे। अब ये क्या स्पेशल पावर्स हैं? स्पेशल पावर्स इस तरह से हैं कि पहली कि किसी भी गाड़ी को, किसी भी आदमी को, किसी भी जगह को बिना किसी वारंट के सर्च कर सकते हैं। दूसरा, किसी को भी बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, किसी के ऊपर भी ओपन फायर कर सकते हैं अगर कुछ सस्पिशियस लगता है। और चौथा कि किसी अगर कोई चीज़ सस्पिशियस है तो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग को रोका जा सकता है। तो ये 4 पावर्स हैं जो कि फोर्सेस को मिलती हैं, लेकिन ये एकदम से एब्सोल्यूट नहीं है। अगर हम ओपन फायर की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट ओपन फायर नहीं करते हैं। पहले जो सस्पेक्ट है उसको एक बार वार्न किया जाता है, उसके बाद ही ओपन फायर किया जाता है। और अगर कोई भी इंसिडेंट अफस्पा के अंडर आता है उसको विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ता है। पुलिस के पास जाके पूरी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है डिफेंस फोर्सेस को। और तीसरी चीज़ कि अकेली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो ये ऑपरेशंस को नहीं कंडक्ट करते हैं। इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं। तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं, तो चेक्स एंड बैलेंस हमेशा बना रहता है। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसी कारण ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है कि अभी इसको हटाना है कि नहीं हटाना है। तो रिसेंटली अगर देखा जाए तो आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, इन 5 स्टेट्स में एक्टिव है। लेकिन ये पूरे, जैसा कि मैंने बताया, पूरे स्टेट में एक्टिव नहीं है। कुछ जगहों पे है जहाँ पे अभी भी डिस्टर्बेंस है, वायलेंस है। तो ये किन किन जगह पे इम्पोज किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो जो भी एरिया को डिस्टर्ब्ड अंडर सेक्शन 3 की कैटेगरी में लाया जाता है, उन्हीं जगह पर अस्पा को लाया जाता है। इससे पहले अस्पा को डिक्लेयर करने की अथॉरिटी किसके पास थी? सेंटर और गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। जो भी स्टेट है या फिर जो सेंटर है वही सिर्फ अस्पा को ला सकते थे। लेकिन 1972 में एक अमेंडमेंट किया गया और वहाँ बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि अस्पा के अंडर कोई एरिया आएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम पे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताता है, नोटिफिकेशन निकालता है कि अब ये एरिया अस्पा के अंडर होगा। और स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर और असम के एरियाज़ के बारे में बताता है कि कौन सा एरिया अस्पा के अंडर होगा। तो ये डिस्टर्ब्ड एरिया जो हम बात कर रहे हैं, आखिर ये डिस्टर्ब्ड एरिया बनते क्यों हैं? देखो, जब भी लोकल पीपल परेशान होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर उनकी विशेस डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं होती हैं, उस टाइम पे अगेंस्ट द स्टेट फिर एक्शन लिए जाते हैं। कुछ चीज़ें वायलेंट भी हो जाती हैं, कहीं प्रोटेस्ट होते हैं और कुछ लोग तो मिलिटेंट भी बन जाते हैं। और मिलिटेंट बनने में पूरा हाथ होता है हमारे 2 बहुत ही बेकार नेबर्स का। एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को हम सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में वो कैसे टेरर फंडिंग करता है, मिलिटेंट्स भेजता है। उसी तरह चाइना जो है वो नॉर्थ से नहीं, बट ये ईस्ट साइड से, म्यांमार से होते हुए काफ़ी सारे मिलिटेंट्स और जो टेरर फंडिंग है वो सब करता है, और हमारे इंडिया की पीस को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश रहती है। तो ये 2 लोग हैं जो कि किसी भी एरिया को डिस्टर्ब बनाने में पूरी हेल्प करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आ गया तो हटेगा नहीं। जैसे कि त्रिपुरा में 2015 में अस्पा को हटा दिया गया, मेघालय में 2018 में अस्पा को हटा दिया गया था। बट फिर भी अभी अस्पा के बारे में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं और विरोध भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। ऐसा एनजीओज़ का कुछ डाटा है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे 2012 में, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जब बताया कि ये कुछ फेक एनकाउंटर्स हैं, कुछ नहीं बहुत सारे, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था 2012 में। उस टाइम पे उस कमीशन ने 6 केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया था और वहाँ पाया था कि सारे ही फेक हैं। तो एक सवाल उठा, सारे जो एनकाउंटर्स हैं और जो ऑपरेशंस होते हैं कि आखिर क्या ये फ़ेक हैं? बट सारे फेक नहीं हैं, बट हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर होती है या फिर कोई और रीज़न हो सकता है जिससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि अगर ये इतना इजी काम होता तो इतने सारे पावर्स स्पेशल फोर्सेस को नहीं मिलते, राइट? तो स्टिल कुछ अगर कमियां हैं तो देखा जाएगा और उसे हटाया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि प्रोटेक्शन
हमारी आर्म्ड फोर्सेस ही कर सकती हैं, अदरवाइज़ कंट्री की बहुत ही बैड सिचुएशन हो सकती है। तो आप सब ने एक नाम सुना होगा इरोम शर्मिला जी का, जो कि मणिपुर की हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, हंगर स्ट्राइक किया था 2000 से 2016 तक 16 साल मणिपुर से अस्पा को हटाने के लिए। ठीक है, और फिर जस्टिस जीवन रेड्डी जो ने एक रिकमेंडेशन पेश किया था, जो कि गवर्नमेंट ने ही इसको कमीशन को सेटअप किया था 2004 में। उन्होंने बताया था कि इट हैज़ बिकम एन अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन इस टाइम पे। तो इस पे थोड़ा काम किया जाए। और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने भी काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ की। तो अगर ये सब कम करना है तो उसका एक ही इलाज है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, डेवलपमेंट दिया जाए, ताकि वो काम में बिज़ी हों, उनके पास भी इकोनॉमिक सोर्सेस हों, जिससे जितने भी लोग उन्हें डाइवर्ट कर रहे हैं उसमें वो ना फंसें। और पीस और ट्रैंक्विलिटी तो आएगी ही अगर अगर डेवलपमेंट होगा। और आई होप कि अस्पा और जगह से भी हटे और ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी कम हो जाएं। बट बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ हैं ये सारे, जहाँ पर हमारे जो डिफेंस फोर्सेस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और अगर एथिकल काउंसलिंग और अच्छे से होगी डिफेंस फोर्सेस इंडिविजुअल्स की भी, तो चीज़ें और बेटर हो सकती हैं, क्योंकि हमारी जो फोर्सेस हैं वो सबसे बेस्ट फोर्सेस हैं पूरे वर्ल्ड में। और इन स्पेशल फोर्सेस से ज़्यादा सेंसिटिव और कोई हो नहीं सकता। सो वी ऑल हैव फेथ इन दीज फोर्सेस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।